Hello guys and welcome back in my new video of class 9 chapter electoral politics in civics। तो पार्ट 1 मैंने इसका डाल दिया यूट्यूब पे। आप होप करता हूँ आप लोग देख लो, अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 अगर कोई नहीं देखा होगा तो समझना मुश्किल है, क्योंकि पार्ट 1 में यहाँ तक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज तक फुल एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 50 मिनट्स का वीडियो है, पूरा ख़त्म हो जाएगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी तक। ये लास्ट पार्ट होगा, ये शायद मतलब कोशिश करता हूँ कि पार्ट ये लास्ट हो और उसके बाद फिर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से आप लोगों को दे दूंगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑल पे सेट करिए। और हाँ, ये चैप्टर में मैं बताया तो कौन कौन सा क्लास को पढ़ाता हूँ, 8 को, 9th को, और कभी कभी बीच में 7th का भी वीडियो आ जाएगा। तो अपने भाई बहन को बोल देना, मतलब तुम भी देखो 8 9 लेकिन तो भाई बहन अगर होगा तो बोल देना। और अभी तो ये लास्ट है 2-3 महीना, उसके बाद क्लास 10th भी स्टार्ट होगा, ये 10th और फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन 8 7 8 9 10। ठीक है, ये 4 क्लास रहेगा मेरे जी में। हर एक मतलब हर वीक में 2 वीडियो में डालने का कोशिश करूँगा। 10th इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर का, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्त लोग में। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। एक तो मैं पढ़ाता हूँ एसएसटी बोलो या एसएससी बोलो, ठीक है। और दूसरा मैं पढ़ाता हूँ साइंस, ठीक है, साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। 2 सब्जेक्ट है मेरे जी में, साइंस और एसएसटी। तो ये 2, और मैथ भी कभी कभी अगर आप लोगों का डिमांड ज़्यादा होगा तो मैथ भी मैं पढ़ा दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए वोटर लिस्ट। और हाँ, अगर आप किसी से भी पढ़ लिए यहाँ तक तो आप ये पार्ट देख सकते हो, वोटर लिस्ट समझ में आ सकता है। और अगर नहीं तो एक बार देख लो, 50 मिनट का तो वीडियो एक बार बैठोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. अब देखो, जब कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड हो जाता है तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कौन वोट कर सकता है कौन नहीं वोट कर सकता है, ये डिसाइड होता है, ठीक है। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी वन टिल द लास्ट डे। अब ये जो डिसीजन है मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम लास्ट दिन ही लिया जाता है। ये जब भी कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड हो जाता है तब से ये सोच दिया जाता है कौन वोट दे सकता है कौन नहीं दे सकता, ये डिसाइड होता है पहले से। इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोलर। अब देखो क्या होता है, इलेक्शन से पहले एक लिस्ट तैयार होता है कि कौन कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है, तो और कौन कौन वोट दे सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल। तो आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज इलेक्टोरल रोल। तो द लिस्ट प्रिपेयर बिफोर द इलेक्शंस फॉर द इंफॉर्मेशन हु आर एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, दिस लिस्ट इज कॉल्ड इलेक्टोरल रोल। यही सब जो क्वेश्चन होता है, जैसे देखो ये इलेक्टोरल रोल, तो यही सब होता है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से ग्रिप में बना के तुम चैप्टर पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आएगा। अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए और बैक क्वेश्चन कर लिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, अच्छे से तुम क्लास में फर्स्ट आओगे। तो जो फर्स्ट आता है ना उनका यही राज रहता है, पूरा बैक इन टेक्स्ट चैप्टर का पूरा एक एक चीज़ रटते जाते हैं, इसीलिए वो फर्स्ट आते हैं, समझ में। अगर तुम मेरा वीडियो देखते रहोगे तो तुम जरूरी फर्स्ट आओगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट। अब इलेक्टोरल रोलर को तुम क्या बोल सकते हो, वोटर लिस्ट। क्या बोल सकते हो, वोटर लिस्ट। यहाँ पे है देखो, वोटर लिस्ट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। पहला स्टेप क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, कि हर कोई को जो 18 से ऊपर है उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का इक्वल राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अर्लियर वी राइड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब पहले हम लोग क्या, मतलब इससे पहले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर एडल्ट को जो 18 से ऊपर है वोट देने का अधिकार है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, ठीक है। इन प्रैक्टिस इट मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसी चैप्टर के हम लोग कंडीशन में पढ़े हैं कि क्या क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शन का
कंडीशन है उसमें भी बताया गया कि हर पर्सन का एक वोट का हर पर्सन एक वोट देता है, उस वोट का ही एक वैल्यू होता है। ये नहीं है कि पीएम अगर वोट करेगा तो 100 वैल्यू हो जाएगा और जो आम जनता करेगा तो वो 10 होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, सबको 1 इक्वल वोट का ही वैल्यू मिलता है। समझ में आया? और ये कंडीशन चैप्टर 1 में भी पढ़े होगे जो दिया हुआ था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये सब। तो everyone should have one vote and one vote have a equal value. No one should be denied the right to vote without a good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not kind. तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई भी ये वोट को मतलब गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि हम लोग के ये पूरा 135 करोड़ का आबादी है ना यार, ये वाला क्या 135 करोड़ का आबादी है ये, ठीक है। 135 करोड़ है और उसमें क्या है, कुछ कुछ ये हाँ कहाँ गया, कुछ कुछ रिच हैं, कुछ कुछ पुअर हैं, कोई एकदम ही हाईली एजुकेटेड है, कोई एकदम ही अनपढ़ है एकदम, और कुछ एकदम दयालु टाइप में है, और कोई एकदम काइंड नहीं है, मतलब कठोर है। तो वो क्या होता है, इतना मतलब 135 को कब आबादी है तो इतना तो रहेगा ही हर लोग का। तो इसलिए सबको एक ही वोट दिया तो सब एक ही वोट दे सकता है और एक वोट का अपना ही एक वैल्यू होता है। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग विद देयर ओन नीड्स एंड व्यू, दैट इज वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। पूरा वर्ल्ड में एक ही राइट बनता है, वही पूरा मतलब सब तो ह्यूमन बीइंग है, सबको इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। तो इसलिए राइट्स जो भी बनता है कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी, तो वो राइट सारे के लिए इक्वल होता है, किसी के लिए ज़्यादा नहीं होता है। समझ आया? जब भी हम देखो, हम लोग देखे थे लोकसभा में भी जब कॉन्स्टिट्यूंसीज बनता है तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये लाइन पढ़े थे ना, कहाँ गए, हाँ 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट और 47 सीट्स किसके लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए। 1/3 जितना है वुमेन के लिए ये रिजर्व है, ठीक है। In our country, all the citizens age 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of his or caste, religion और gender. ठीक है, मतलब जो भी हम लोग की सोसाइटी में जितने भी लोग 18 से ऊपर हैं सबको वोट देने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी रिलीजन, बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब तुम एकदम खुले, मतलब कोई भी तुमको रोक नहीं सकता इलेक्शन में मतलब वोट देने से, अगर तुम चाह रहे हो तो। और तुमको देना भी चाहिए, क्योंकि देखते हो अगर तुम सोचो कि हम जाए, छोड़ो हम नहीं जाएंगे वोट देने, क्या हो जाएगा एक वोट से पार्टी हार भी सकता है, एक वोट से पार्टी जीत भी सकता है। तो बोलते हैं ना, हर एक वोट का अपना ही एक कीमत है, ठीक है। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विथ अनसाउंड माइंड कैन, हाँ एक ये बता दें, देखो लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये एक बार जरूर देख लेना, ये वाला कहाँ कितना सीट्स है एक बार पढ़ लेना। ये देखो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है। जनरल के लिए 412 है, रिजर्व के लिए 84 है, और मतलब एससी के लिए 84 है, और 47 किसके लिए, एसटी के लिए। और ये जो वुमेन है 543 में है, वुमेन का 1/3 कर दो, उतना वुमेन का है, ठीक है। अब देखो आंध्र प्रदेश में 25 है, अरुणाचल में 2 है, असम में 14 है, बिहार में 48 है। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज कहाँ है, बताओ 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 जल्दी बताओ। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन आ सकता है विच स्टेट हैज़ मोर लोकसभा मोर कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो लिखना उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। और कितना, 88, कितना मतलब अच्छा क्या नंबर याद रखने वाला, 8। अब देखो कोई भी नंबर हो ना, तो अपने किसी भी चीज़, बर्थ डेट या कोई भी स्पेशल तुम्हारा जो भी कुछ हुआ होगा घर में, तो उससे रिलेट करो वो नंबर को, 88। अब 88 ऐसा नंबर है अपने आप में कि वो याद होना चाहिए। अब हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों की लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूंसीज कितना है, तो हमको याद हो गया कि 543 है, इसमें 412 जनरल का है, और 83 एससी का, 83 84, और 47 किसका है, एसटी का, और 1/3 किसका है, वुमेन कैंडिडेट का। तो ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, एक सेकेंड, हाँ सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विथ अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। अब कोई कोई जो क्रिमिनल्स या जो खराब विचार रखते हैं वो क्या करते हैं, राइट टू वोट को बोलते हैं कि खराब है।
बट ओनली इन रेयर सिचुएशन, एकदम कम। जैसे मान लो 100 में से एक ही कोई बोलता है, रेयर, एकदम रेयर होता है। 100 में से मुश्किल से कोई एक बोलता है, वो भी नहीं, ठीक है। It is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voters put on the voter list. अब ये गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर एक सिटीजन्स का नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। एज न्यू पर्सन अटेंड वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू वोटर लिस्ट। अगर न्यू पर्सन जुटता है तो उसका एज और उसका नाम के साथ उसको वोटर लिस्ट में ऐड किया जाए। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड, ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर। अब देखो हर 5 साल में क्या होता है, वोटिंग लिस्ट होता है, उसको रिवाइज किया जाता है। मान लो 5 साल में कोई डेथ हो गया, कोई एक मतलब कोई यूपी में रहता था, महाराष्ट्र में चला गया, ऐसे होता है बहुत सारा। और मान लो कोई किसी का कुछ भी हो गया, मतलब ये अप टू डेट होते रहता है, कहीं कभी भी सेम नहीं रहता, रिवीजन होते रहता है हर 5 साल में। हर 5 साल में इलेक्शन होता है और हर 5 साल में ये रिवाइज होता है, ठीक है। दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। ये क्यों किया जाता है कि अप टू डेट रहे, जो वोटर लिस्ट है वो अप टू डेट रहे। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। अब देखो अभी कुछ साल पहले तुम सुनोगे एक नया आया था एपिक, कि हर वोटर जो भी वोटर लिस्ट है उसमें दिया है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्या है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है, आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपिक, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। ये क्या किया गया है, गवर्नमेंट जो है वो चाह रहा है कि ये कार्ड को हर पर्सन को दिया जाए जो वोटर लिस्ट में है। जो वोटर लिस्ट में है उसको ये कार्ड मिले। द पर्सन हु इज ऑन द वोटर लिस्ट, द गवर्नमेंट हैज ट्राई टू गिव द एपिक कार्ड, एपिक, हाँ गिव द, क्योंकि कार्ड उसमें लगा हुआ तो कार्ड मत लिखना। The voters are required to carry this card when they go out to vote so that no one can vote for someone else. अब देखो एपिक कार्ड ले जाना, इसलिए अब वोटिंग के लिए तुम क्या ले जाते हो, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तुम ले जाते हो वोटिंग के लिए। अब इसको सोचा इस जो पर्सन वोटिंग लिस्ट में उसको एपिक दिया जाए, क्या जाए एपिक। जैसे अभी ये पूरा प्रचलित नहीं हुआ है लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। एपिक दिया जाए ताकि जो पर्सन एपिक लेके आए, मतलब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वही वोट करे, उसके अलावा कोई वोट नहीं, मतलब कोई दूसरा वोट नहीं करे। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। लेकिन देखो अभी हम बोले ना उतना प्रचलित ये नहीं, मतलब इतना प्रचलन में भी नहीं आया है इसका उतना, ऐसा वही वोटिंग आईडी कार्ड लेके घूम रहा है। अभी ये उतना भी कंपल्सरी नहीं है वोटिंग के लिए अभी तक। For voting, the voters can show many other proof of identity like राशन कार्ड of the और द ड्राइविंग लाइसेंस। वोटिंग देने के लिए तुम कुछ भी शो कर सकते हो, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब। तो ये समझ में आया कि वोटिंग लिस्ट क्या था। देखो फिर से रिवाइज करवा देते हैं, वोटिंग लिस्ट क्या था। सेकंड, देखो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या करता है, एक रूल के राइट बना दिया है कि एवरी पर्सन हैज़ इक्वल वोट, और हर पर्सन का एक वोट होना चाहिए, उसी एक वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए। जो पर्सन 18 साल से ऊपर है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। अब कोई भी कास्ट, रिलीजियन, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है इलेक्शन में। और जो भी क्रिमिनल्स या जो भी हैं वही सब सिर्फ बोलते हैं कि राइट टू वोट सही नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर चांस में ही होता है, ठीक है। अब जो वोटर क्या करते हैं, जो वोटिंग देने के लिए अप्लाई, जो भी वोटर लिस्ट में रहते हैं वो सब वोटिंग देने के लिए जाते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है, हर 5 साल में उसको अपडेट करता रहता है कि कोई लोग या मर जाते हैं या वो जगह चेंज करते हैं, तो इसलिए उसको अपडेट किया जाता है, रिवीजन। अब गवर्नमेंट अभी कुछ साल पहले एपिक निकाला था, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन में जो वोटिंग करने के लिए आए वो ये लेकर के आए, लेकिन उतना भी अभी ये प्रचार में नहीं है, अभी तक उतना ये आया नहीं। अभी तक कोई भी, मतलब अगर तुमको इलेक्शन देने जाना है तो तुम कोई भी कार्ड दिखा सकते हो, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी, ठीक है। बस ये था वोटिंग लिस्ट में राइट टू वोट और कैसे वोट दिया था, बस ये इतना चीज़ था। ये चैप्टर को बताएं, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना, चैप्टर अच्छा है ये चैप्टर और पोवर्टी, 2 चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अब
सोशलिज्म में तो हमको तो लगता है 5-6 पार्ट हमको बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, हालत ख़राब कर देता है लेकिन पढ़ने पे वो भी हो जाएगा। वी नोटेड अबाउट दैट इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल, अब देखो क्या पढ़ रहे हैं, नॉमिनेशन, कैसे कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है इलेक्शन में, ये नॉमिनेशन, ठीक है। वी नोटेड अबाउट दैट इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस, हम लोग ऊपर में पढ़ लिए हैं कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है उसमें पीपल का चॉइस रहता है कि वो किसको वोट कर सके, कौन रिप्रेजेंटेटिव्स उनको चाहिए, ठीक है। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, ये हैपन कब होता है, जब किसी पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो कि उसको इसी पार्टी को वोट देना है, ये मतलब वो फ्रीली वोट दे सकता है। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स, anyone who can be a voter can also become a candidate in election। अब ये क्या है, anyone who can be a voter can also become a candidate in election। अब जो वोट कर रहा है वो भी इलेक्शन में कैंडिडेट हो सकता है, ठीक है। अब जो ओनली डिफरेंस क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है वो 25 साल से ऊपर ही कैंडिडेट बन सकता है, और जो वोटर होता है वो 18 साल से ऊपर के लिए एलिजिबल है। लेकिन देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल एस्पेक्ट, अगर उस पर कोई क्रिमिनल केस है, मतलब कोई भी केस है तो भी वो नहीं बन सकता है। बट दिस अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस पे ये सब अप्लाई होता है, देखो ये, ठीक है। समझ में आया सबको। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं कि कौन से पार्टी में हु गेट, मतलब कौन से पार्टी में गया है, वो पार्टी का सिंबल क्या है, सपोर्ट उसको देना है। और पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। पार्टी क्या करते हैं, नॉमिनेशन का, अगर तुम सही मतलब अगर तुमको नॉमिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप टिकट समझते हो ना, कि ये आज इस बार टिकट लिया है लड़ने का, मतलब उस पार्टी से टिकट लिया, मान लो बीजेपी, मान लो बीजेपी, कांग्रेस, कुछ भी, कोई पार्टी में मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मान लो, कुछ भी मान लो, छोड़ो लिखेंगे नहीं, कुछ भी, बीजेपी मान लो या कांग्रेस, दोनों पार्टी मान लो। अब मान लो उसको बीजेपी में जाने का मैंने, तो वो बीजेपी का टिकट लिया, अब बीजेपी उसको अपने पार्टी से सपोर्ट देगा कि ये कैंडिडेट मेरा उस स्टेट से खड़ा हुआ है या उस वार्ड से खड़ा हुआ है, कि उसको वोट दे, ठीक है। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब जो भी पर्सन को कैंडिडेट के रूप में सिलेक्शन होना है तो उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। Recently, a new system of declaration has been introduced on the direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration गिविंग फुल डिटेल, मतलब अब कुछ सुप्रीम कोर्ट का नया रूल आया कि हर कैंडिडेट को एक फॉर्म भरना है, मतलब उसको एक लीगल डिक्लेरेशन करना है पूरा डिटेल, देखो कि उस पर कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस नहीं है कोई भी, ठीक है। उसका पूरा कैंडिडेट का अपना फैमिली के बारे में, उसका कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सब कुछ। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक, प्राइवेट नहीं रखा जाता, पब्लिक किया जाता है। This provides an opportunity to the voter to make their decision on the basis of the information provided by the candidate। अब इससे क्या होता है, ये जो अपॉर्चुनिटी है वोटर्स का, ये वोटर्स को डिसाइड करने के लिए करता है कि वो किस कैंडिडेट को, मतलब सही है कैंडिडेट की नहीं, उसका एजुकेशन मतलब मान लो उस पर कोई सीरियस क्रिमिनल केस नहीं है तो भी वो अच्छा है, मान लो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर है तो भी वो अच्छा है, और मान लो पूरा फैमिली का डिटेल, मतलब सब कुछ तो दे दिया। तो इससे क्या होता है, जो वोटर है उनको आसानी पड़ता है कि वो मतलब वो किसको, वो कैंडिडेट को वोट देंगे कि नहीं, ठीक है। वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, अब कैंडिडेट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये भी नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। मान लो तुमको सीएम के लिए खड़ा होना है तो तुमको कुछ ना कुछ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ही होगा, ठीक है। समझ में आया सबको। अब देखो, वाई इज़ देयर नो एजुकेशन qualification for holding such an important position when some kind of education qualification is needed for any job in the country। अब देखो ये मेन सवाल खड़ा हुआ कि इतना बड़ा चीज़ के लिए अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं खोजेगा,
लेकिन जॉब के लिए खोजता है, ऐसा क्यों? मतलब ये तो और बड़ा, मतलब अगर इसी पे पूरा कंट्री टिका हुआ, ये पूरा जो कंट्री है इसी के जो ये बोलेगा उसी के बात पे पूरा कंट्री है, तो इसका भी तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ना चाहिए। इसलिए कि जब जॉब के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है तो जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है तो उसका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है नॉट रिलेवेंट टू द ऑल काइंड ऑफ जॉब। द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एग्जाम्पल इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन डिग्री बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल। अब देखो हर जगह क्वालिफिकेशन ही नहीं काम है, तो मान लो एक एग्जांपल लिया है क्रिकेट में, तुम कितना भी क्वालिफिकेशन में हो क्रिकेट में, मतलब तुम बहुत किए हो, BCom B.Ed सब कुछ किए हुए, लेकिन अगर तुमको खेलने नहीं आता तो क्रिकेट में नहीं लेगा। अगर तुम मतलब मान लो तुम बस B.Ed तक करके छोड़ दिए और BA तक 12 तक, लेकिन तुमको खेलना बहुत अच्छा आता है तो वो तुमको क्रिकेट टीम ले लेगा। सिमिलरली क्या होता है, द रिलीवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन MLA और एन MP इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल कंसर्न। अब MLA और MP मतलब मान लो MP भी क्या करता है, पीपल्स के कंसर्न को अंडरस्टैंड करता है, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है और अपना इंटरेस्ट पे रिप्रेजेंट करता है। वॉट एवर दे कैन डू सो और नॉट इन एग्जाम बाय लैक्स ऑफ एग्जामिनर्स देयर वोटर्स आफ्टर एवरी 5 years। अब हर 5 साल में क्या होता है, वो चेंज भी होते हैं, मतलब हर 5 साल में उनको लैक्स ऑफ एग्जामिनर्स उनको देखते हैं। इवन इफ एजुकेशन वाज रिलेवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इंपॉर्टेंस दे गिव टू एजुकेशन। अब मान लो एजुकेशन रिलेवेंट भी है तो ये क्या है कि जो लेफ्ट ऑफ द पीपल है डिसाइड करेगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंस जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देते हैं। समझ में आया? In our country, putting an educational qualification would be go against the spirit of democracy for yet another reason। अब हमारे कंट्री में क्या, अगर तुम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कुछ भी बात करोगे तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा डेमोक्रेसी के स्पिरिट से। इट वुड मीन्स डिप्रीविंग ए मेजोरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इट For example, a graduate degree like BA, BCom, BSc was made compulsory for candidate. More than 90% of the citizens will become ineligible to contest election। अब कुछ तो है, मतलब BA, BCom या BSc कंपलसरी होता है कैंडिडेट्स के लिए, और मोर देन 90% ऑफ द सिटीजन जो है वो इनएलिजिबल हो जाते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से। समझ में आया? इसे क्वालिफिकेशन था, मैंने तुमको BCom BA या नहीं तो BSc कंपलसरी कैंडिडेट को करना, ठीक है। ये देखो 2000 का जो मिजोरम में आया था यही होता है नॉमिनेशन का फॉर्म, ठीक है। ये था इलेक्टोरल रोल था, ये वो नहीं था, ये रोल था, ठीक है। क्या हुआ था, ठीक है, समझ में आया सबको? ये रोल एक बार देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रुक जा एक सेकेंड, 2 4 5 6 बस हो जाएगा कंप्लीट। ये वीडियो शायद 1 घंटा तक जाए, बता दिए पहले ही, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता, लेकिन 1 घंटा के अंदर अंदर अप्रॉक्स में ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए देख रहे थे। और ये भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को नोट्स में, मतलब शॉर्ट नोट्स में तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, पूरा हर एक पूरा NCERT उठाता हूँ, पूरा NCERT का एक एक लाइन पढ़ाता हूँ, जैसे तुमको कोई ट्यूशन टीचर पढ़ाता है वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ, बिना कोई फीस के। बस तुमको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है प्लीज़, ठीक है। और वो वीडियो यार देख के लाइक कर देना, लाइक करने से सपोर्ट मिलता है, इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ बता दिए 8 9 हाँ, और अपने भाई बहन को बोल देना जो 9th में भी 9th में जो वीडियो देख रहा हो तो ठीक है, लेकिन मान लो किसी के पास और अपडेट नहीं गया, उसको बोल देना कि 10th में मेरे पास आए, एकदम मस्त पढ़ाते हैं। अगर मान लो किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 10th क्लास में शायद मैं एक ईमेल दूं कि उस पर डाउट तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो इलेक्शन का कैंपेन, the main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policy they prefer। अब इलेक्शन का मेन पर्पस है क्या, कि पीपल्स को चांस देना कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, कौन से गवर्नमेंट को चूज करते हैं, और जो पॉलिसी वो दे रहे हैं उसी के जरूरत, ठीक है। Therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is better represented। तो इसलिए
पूरा हम लोग को क्या है नेसेसरी है कि फ्री और ओपन तरीके से डिस्कशन करें कि कौन सा बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज ए गुड पॉलिसी। दिस इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन। अब क्या वो गवर्नमेंट कौन सा गुड पॉलिसी है, क्या वो पॉलिसी में ये सब का जरूर विवाद करना चाहिए, मतलब बात करना चाहिए। इन आवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर ए 2 week period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling। हमारे कंट्री में जो कैंपेन है 2 week पीरियड तक चलता है, ठीक है, बिटवीन द अनाउंसमेंट, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और डेट ऑफ पोलिंग का। मतलब तुम जब तक पोलिंग, डेट ऑफ पोलिंग तक, ठीक है, डेट ऑफ पोलिंग तक के 2 हफ्ते से तुम इलेक्शन कैंपेन करना शुरू कर सकते हो, ठीक है, आ सकते हो। During this period, the candidate contact their voter, political leader, address election meeting, and political parties mobilize their supporters. This is also period when the newspaper and television news are full of election related story and अब इसमें तुमको पूरा छूट है, तुम कुछ कोई भी पार्टी से मिल सकते हो, कुछ भी मतलब कोई भी तुम मतलब जो बोलते हैं रैली निकाल सकते हो, कुछ भी तुम न्यूज़पेपर टेलीविज़न पे देखते हो। उस समय क्या होता है, हर पार्टी का अपना कुछ ना कुछ चलते रहता है। बट इलेक्शन कैंपेन नॉट लिमिटेड टू 2 week ओनली। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयर फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। मतलब ये 2 week तो सिर्फ नाम का है, लेकिन जो इलेक्शन पार्टीज है वो महीने भर मतलब 1 या 2 महीना पहले से स्टार्ट हो जाती है एक्चुअली। इन इलेक्शन कैंपेन political parties try to focus public attention on some big issues। इलेक्शन कैंपेन में मेन मोटिव क्या रहता है, जो कैंडिडेट हैं उनका वो मोटिव रहता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कि जो पब्लिक अटेंशन बनाए, पब्लिक का ऐसा अटेंशन बनाए कि जो जितना बिग इश्यू है, मान लो गरीबी हटाओ, देखे हो ना इतना आता है, ये सब यही तो मेन फोकस एरिया है, और वहीं पे वो लोग हिट करते हैं इसी को इलेक्शन कैंपेन होता है। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू गेट द इश्यू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन द बेसिस। अब ये बोलते हैं कि मैं वो प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर दूंगा, मतलब वो इश्यू को मैं रिजॉल्व कर दूंगा, इसलिए पब्लिक को बोलते हैं मेरे पार्टी को वोट दो। देखते नहीं हो इलेक्शन के टाइम पे कितना सारा हर पार्टी बोलता है मैं जीतने के बाद ये काम। इसी चैप्टर में देखो, जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल को जीतना था तो वो बोल दिया कि हम स्मॉल फार्मर्स और बिजनेसमैन का लोन माफ़ करेंगे, तो यही सब होता है, ठीक है। Let us look at the some of the successfully slogan given by different political parties given various। अब देखो कुछ कुछ स्लोगन है जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज में वेरियस इलेक्शन में दिए गए। जैसे कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी, ये कौन सा स्लोगन थी, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, कब दी थी, जब 1971 में लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा था। तो पार्टी को क्या था, प्रॉमिस किया था कि जितना भी हम लोग पॉवर्टी कंट्री से हटा देंगे, लेकिन अभी भी पॉवर्टी है, ठीक है। सेव डेमोक्रेसी, ये कौन दिया था, जनता पार्टी दिया था, किसके लीडरशिप में, जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन 1977। 1971 में हुआ था, फिर 1975 तो 5 साल बाद होता है, लेकिन ये शायद 6 साल में हुआ था, लेकिन 5 साल बाद हो जाना चाहिए, कभी भी हो, लेकिन थोड़ा डिले होता है। तो देखो आ सकता है, हु लेड द स्लोगन गरीबी हटाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ मीन्स दैट रिमूव पॉवर्टी। दिस slogan is introduced by Indira Gandhi in election of Lok Sabha of 1971, ठीक है, ये था। अब आ सकता है सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी बाय जयप्रकाश नारायण इन 1977 लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। पार्टी क्या किया था, प्रॉमिस किया कि जो एक्सेस कमिटेड मतलब इमरजेंसी और द पार्टी प्रॉमिस टू अंडो द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टीज। अब ये क्या किया था, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सिविल लिबर्टीज होता है उसको सेव करेंगे, इमरजेंसी पे जो एक्सेस दे सकते हैं, मान लो तुमको जेल में जाए लेकिन कुछ इमरजेंसी है तो तुमको थोड़ा दिन के लिए एक्सटेंड मिल सकता है, ये सब डेमोक्रेसी। The left front used the slogan of land to thrill in the West Bengal Assembly election held in 97। अब land to the thrill कौन दिया था, लेफ्ट फ्रंट। द लेफ्ट फ्रंट कौन यूज किया था, लैंड टू द थ्रिलर वेस्ट बंगाल में 1977 के ही इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु, ये कौन सा स्लोग, ये कौन दिया था, टी
ठीक है। इसको तुम ऐसे भी याद रख, मतलब हम बता रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन तुम याद रखने का टेक्निक तुम कैसे भी बना सकते हो। तेनाली रामा, अब राव तुमको याद, तेनाली रामा टी राव, तेनाली रामा टी रामा राव। ये कौन थे लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी का आंध्र प्रदेश में, और कब का इलेक्शन का था पार्टी 1983 में। तो 4 पढ़े, गरीबी हटाओ, फिर एक सेफ डेमोक्रेसी, लैंड टू द थ्रिलर, और ये क्या था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign the way that they want to, but it is sometimes necessary to रेगुलेट, ठीक है। अब देखो डेमोक्रेसी में ये सही है कि पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देना चाहिए कि कैंडिडेट कितना जितना तुम चाहो उतना इलेक्शन कैंपेन करो, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि रेगुलेट को आगे regulate campaign to ensure that every political party and candidate get a fair and equal chance to compete। कभी कभी ये रेगुलेट करना पड़ता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट है वो सब इक्वल चांस मिले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टीज और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर, appeal to them in the name of caste or religion, use government resource for election campaign, spend more than 25 lakh in constituency for Lok Sabha election, 10 lakh in an assembly election. If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected। अब देखो ये कुछ कंडीशन बना दिया है कि अगर तुम कैंपेन कर रहे हो तो यहाँ से नहीं, किसी को धमका नहीं सकते हो, किसी के कास्ट रीजन के बारे में अपील नहीं कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्स को तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जो यूज गवर्नमेंट रिसोर्स, हाँ गवर्नमेंट रिसोर्स को यूज़ तुम गवर्नमेंट रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट गाड़ी ये सब तुम यूज़ नहीं कर सकते हो। 25 लाख से ज़्यादा, यहाँ 25 लाख से ज़्यादा कोई भी लोकसभा इलेक्शन में नहीं पैसा लगाएगा, और 10 लाख से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली का इलेक्शन है तो उसमें कैंपेन में नहीं लगा सकता। अगर वो ऐसा किया, अगर वो इलेक्शन जीत भी गया, तभी भी उसको कोर्ट की तरफ से रिजेक्शन मिल जाएगा। अब देखो, in addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to the model code of conduct for election campaign. According to this, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda, use government vehicles, aircraft and officials for election, and once elections are announced, ministers shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decision, or make any promises of providing public facilities। अब एक मॉडल बनाया गया कंट्री में कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो आ सकता है विच मॉडल इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द इलेक्शन कैंपेन, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। 10 बार बोलो, चलो बोलो कोड ऑफ कंडक्ट, नहीं बोले फिर से बोलो कोड ऑफ कंडक्ट, चलो और तेज, कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ ऐसे ही बोलते रहो, कोड ऑफ कंडक्ट, 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 कोड ऑफ कंडक्ट। तो आ गया इलेक्शन कैंपेन के लिए कौन सा मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या था कि कोई भी पार्टी वर्शिप वाला प्लेस पे नहीं जा सकता इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए, कोई भी व्हीकल गवर्नमेंट का नहीं यूज़ कर सकता है, और अगर इलेक्शन का जो रिजल्ट अनाउंस हो गया तो कोई भी किसी पे आरोप नहीं लगा सकता। तो ये क्या था, ये सब इलेक्शन कैंपेन था। तो एक तो कंडीशन है कि नो वन कैन यूज़ एनी गवर्नमेंट रिसोर्सेज, नो वन bribe anyone, no one can appeal to them in the name of caste or religions, no one can spend more than 25 lakh in Lok Sabha election and 10 lakh in the assembly election, ठीक है। अब कोड ऑफ कंडक्ट में क्या था, डू नॉट यूज़ द गवर्नमेंट रिसोर्सेज लाइक व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है, और नॉट यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड मिनिस्टर्स एंड नॉट ले फाउंडेशन, ठीक है, स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब कैसे पोलिंग होता है और कैसे वोट्स का काउंटिंग होता है, ये पूरा हम लोग इलेक्शन का पढ़े हैं, कैसे इलेक्शन स्टार्ट होता है, कैसे जाके एंड होता है। क्योंकि देख लो इसका लास्ट वाला भी एक बार दिखा देते तुम लोगों को, 45 पेज नंबर है, हाँ देखो ये था पोलिंग का। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये है, इसमें तुम सारा पढ़ोगे क्या क्या चीज़
जो इंडिया में इलेक्शन होता है उसको डेमोक्रेटिक बनाता है। ये पढ़ने के बाद तुम्हारे यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है 49 पेज नंबर पे। उसके बाद लास्ट है चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये फ्री और फेयर के बाद तुम्हारे ये पूरा फ्री और फेयर ही है पूरा, यहाँ से जो है ना ये सब फ्री और फेयर लास्ट टॉपिक बचेगा, उसके बाद ख़त्म है सारा, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ तक है, उसके बाद फिर तुम लोगों का मेन हो जाएगा। मेन जहाँ से क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है ज़्यादातर, जितना भी हम तुम लोगों को पढ़ा दिए, ठीक है। अब देखो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। The final stage of an election is the day when the voter cast or poll their vote. अब फाइनल स्टेज का जब वोटर्स क्या करते हैं, अपना वोट को पोल करते हैं। दैट डे यूजली कॉल्ड इलेक्शन डे। इलेक्शन डे भी उसको बोलते हैं, पोल डे। इलेक्शन डे जनरली कॉल्ड नहीं, पोल डे जनरली कॉल्ड इलेक्शन डे। Every person whose name is on the voter can go to a nearby polling booth is situated usually in local school or a government office. Once the voter go inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that voting takes place in a fair way. अब देखो जब इसको इलेक्शन दिन डे के दिन क्या होता है, पोलिंग बूथ जो जिसका नाम वोटर लिस्ट पे होता है वो जाते हैं पोलिंग बूथ पे, जो कि कोई भी नियर बाय लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में हो रहता है। जब भी कोई वोटर बूथ के इनसाइड रहता है तो जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके हाथ पे मार्क लगाते हैं, फिर और उनको बोलते हैं जाओ वोट करने के। और हर कैंडिडेट का एजेंट रहता है अंदर की बूथ में, मतलब पोलिंग बूथ में सही तरीके से इलेक्शन हो रहा है कि नहीं। आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री। ये देखो यहाँ पे था एक ड्रॉ है कार्टून हियर अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ड्यूरिंग इलेक्शन। ये सब पास चीज़ है, मेरा भी इसमें ध्यान दो ना, तुम लोग बोलने लगते कि ये नहीं पढ़ा है सर, आप ये नहीं पढ़े, ठीक है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्च होता है इलेक्शन में। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट 3,500 करोड़ इन कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शन इन 2014। अब देखो 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 थोड़ा माइक के पास क्लोज आओ। अब देखो क्या हुआ था कि जो लोकसभा का इलेक्शन 2014 में हुआ था उसमें एटलीस्ट अबाउट 3,500 करोड़ पैसा लगा था। सोचो कितना होता है 3,000, 3,500 करोड़ रुपया। द अमाउंट स्पेंड बाई ए पार्टीज एंड कैंडिडेट्स वाज मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड। जितना ये कैंडिडेट नहीं स्पेंड करते उससे कहीं गुना गवर्नमेंट स्पेंड करते हैं। रफली स्पीकिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज अराउंड 30,000 करोड़ ऑफ 500 रुपीज़ 500 पर वोट। मतलब अप्रॉक्स खर्चा कितना आ जाता है 30,000 करोड़। सोचो इतना, क्योंकि हर वोटर पे 500 रुपया खर्चा आता है। सम पीपल से दैट आवर इलेक्शन आर ए बर्डन ऑन आवर पीपल, दैट आवर पुअर कंट्री cannot afford to hold election once every 5 years. Let us compare this expenditure with some other figure. In 2005, our government decided to buy 6 nuclear submarines from France. Each submarine cost 3,000 करोड़। अब कोई लोग बोलते हैं कि इलेक्शन करवाना हम लोग के कंट्री पे बोझ है, क्योंकि हम लोग इतने पुअर कंट्री है, हर 5 साल में पॉसिबल ही नहीं है इलेक्शन करवाना। तो 2005 में क्या होता है, जो अब देखो एक्सपेंडिचर है 2005 में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है डिसाइड किया कि 6 न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस से खरीदे। हर एक सबमरीन का कॉस्ट कितना था 3,000, तो लगा लो 6 का 18,000 करोड़ रुपया। और फिर क्या हुआ, दिल्ली जो है कॉमनवेल्थ गेम 2010 में होस्ट किया, उसमें कितना कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपया। तो आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव, यू डिसाइड। अब तुम लोग डिसाइड करो, नीचे कमेंट में बताओ क्या इलेक्शन ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन लोग से। अब तुम नीचे कमेंट में बताओगे, ठीक है। समझ में आया? और जो भी मैं बोलता हूँ ना कमेंट में बताने के लिए बताना चाहिए। इससे जो बच्चा मेरे कमेंट में हमेशा एक्टिव रहेगा उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। मैं अर्लियर द वोटर यूज्ड टू इंडिकेट who they wanted to vote for by putting a stamp on the
बैलेट पेपर। पहले के ज़माने में क्या था, आजकल तो ईवीएम मशीन आ रहा है, पहले के ज़माने में बैलेट पेपर चलता था, उस पर स्टैंप लगा के बता दिया था कौन, तो वो लिखता था और एक बॉक्स रहता था उसमें डाल दिया जाता था। ए बैलेट पेपर इज शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द contesting candidate along with the party name and the symbol are listed. Nowadays, electronic voting machine (EVM) are used to record votes. The machine shows that the name of the candidate and the party symbol. Independent candidate to have their own सिम्बल्स अलॉटेड बाय इलेक्शंस कमीशन। अब देखो पहले के ज़माने में बैलेट पेपर चलता था, बैलेट पेपर एक सीट ऑफ पेपर, मतलब ईवीएम अब इलेक्ट्रॉनिक में आ रहा है, उसका 2 कॉपी, जब बैलेट पेपर उसका मतलब 2 कॉपी ईवीएम मशीन है, बस वो इलेक्ट्रॉनिक है, ये समझ लो। ऑल दैट वोटर हैज़ टू डू टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट। Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. A few days later, on a fixed date, all the EVM from a constituencies are opened and the votes secured by each candidate are counted. मतलब कुछ दिन तक क्या होता है, जब इलेक्शन खत्म होता है तो जो ईवीएम मशीन रहता है उसको सिक्योर प्लेसेस पे जाके सील कर दिया जाता है। जब काउंटिंग का दिन आता है तो उसका निकाल के काउंटिंग किया जाता है। द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। इलेक्शन में भी उन लोगों का एजेंट बैठा रहता है, काउंटिंग में भी उन लोगों का एजेंट बैठा रहता है पार्टीज का। The candidate who secured the highest number of votes from a constituency is declared elected. In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies take place at the same time on the same day. Television channels, radio, and the newspaper report this event. Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next round. काउंटिंग के बाद क्या होता है, मतलब हर सेम ही दिन हर पूरा कॉन्स्टिट्यूंसीज का काउंटिंग हो जाता है सेम टाइम पे, और टेलीविज़न चैनल पे देखते हो बताते रहता है तुरंत का कितना भी गया, बीजेपी का कितना, कांग्रेस का कितना, अदर्स का कितना, आप ऐसे कुछ बताते रहता है। तो ये क्या रहता है, तुरंत काउंटिंग का रिजल्ट दिया जाता है, और जिसका जिस पार्टी का ज़्यादा रहता है, ये क्या बोल सकते हो, जो पार्टी इलेक्ट ज़्यादा मतलब बहुत हैवी, अगर तुम एक से भी पार्टी जीत रहा है तो उसको एक वोट से, तो जिसका वोट ज़्यादा रहता है जिस पार्टी का, उसको नेक्स्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म करेगा या रूल करेगा इंडिया में। सर मैं ये था शुरू से लेके अंत का सफ़र, कहाँ से इलेक्शन शुरू हुआ था कहाँ पे ख़त्म हुआ, तो एक बार क्विक रिकैप दे देते हैं आप लोगों को, वरना फिर आप लोग बोलने लगिएगा। तो देखो आ जाओ इधर, पहले क्या हुआ था, हाँ बताओ। हाँ, पहले हम लोग पढ़े कि क्या क्यों हम लोग को इलेक्शन ज़रूरत है, क्या क्या नीड है हम लोगों को इलेक्शन का, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है। फिर हम लोग पढ़े कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होता है, वोटर लिस्ट में नाम कैसे आता है। वोटर लिस्ट में एक चीज़ और बताया गया था कि उसमें वोटर लिस्ट में जो क्या निकला था, एपिक, वो अभी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एपिक का फुल फॉर्म इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है। फिर कैसे नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन में जो कैंडिडेट को वोट जो कैंडिडेट लड़ता है पार्टी से, उसको जिसको टिकट मिलता है वो 25 साल से ऊपर होना चाहिए, और उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है और कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कम से कम BA BCom या BSc कंपलसरी है। उसके बाद 90% ऑफ द जो सिटीजन्स है वो इन एलिजिबल हो जाते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे कि पोलिंग और काउंटिंग कैसे होता है, क्या क्या, और ये एक पढ़े थे मॉडल, कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कैंपेन में एक मॉडल आया था, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये किस में हम लोग पढ़े थे, इलेक्शन कैंपेन में, कैंपेन होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर पोलिंग एंड काउंटिंग पढ़े हैं। अब पढ़ते हैं व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। सारा इलेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ये पढ़ना बाकी है। तो लास्ट 4 पेज का बचा हुआ है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इस वीडियो लंबा हो गया, 40 मिनट से ऊपर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर तो आराम से ख़त्म हो जाएगा, अब 4 पेज बचा ही है, तो ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अप्रैल से 10th का वीडियो इस चैनल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। चैनल 7, 8, 9, 10 टोटल के लिए बना हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।